नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ बिरजू महाराज से साक्षात्कार, पाठ नंबर 8। तो बिरजू महाराज कौन थे और उनका साक्षात्कार किसके द्वारा लिया गया था? आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे इस पाठ की। बिरजू महाराज से साक्षात्कार। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज। कथक करते थे। ये कथक एक नृत्य होता है और नृत्य जब भी हम कथक की बात करते हैं तो बिरजू महाराज हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। विरासत का अर्थ होता है पीढ़ियों से ही उन्हें मिल रही है, ठीक है। कथक की कला, उनके पिताजी भी कथक करते थे, उनके चाचा जी भी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण मतलब याद उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। मन को मोह लेने वाली उनकी प्रस्तुतियाँ होती थी। बहुत सुंदर नृत्य वो करते थे। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा था। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने, ठीक है। शास्त्रीय संगीत में जैसे राग होते हैं ना, उतार चढ़ाव होते हैं उन रागों में, उसी प्रकार से इनके जीवन में भी अनेकों उतार चढ़ाव आए, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। और आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिले, इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके ही जैसे कुछ बच्चे। कुछ बच्चों ने बिरजू महाराज जी का साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया, और उन इंटरव्यू के ज़रिए आइए आज हम भी उनके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए, तो ये बेटा ये जो फोटो है इसमें आपको बिरजू महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। कथक नृत्य बहुत ही सुंदर करते हैं, बहुत ही सुंदर। आप लोगों को मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के बारे में हमें क्या क्या सूचनाएं दे दी हैं। श्रेया पूछती है, श्रेया आप ही की तरह किसी छोटी बच्ची ने इन्होंने उनसे क्या पूछा? सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? तो अपने बचपन के बारे में बिरजू महाराज जी क्या बताते हैं, सुनिए। कहते हैं कि एक ज़माना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। नवाब अर्थात कि बहुत रईस फैमिली से थे। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। हवेली होती थी इनकी बहुत बड़ी, और उसके दरवाजे पर 8-8 गार्ड लगे होते थे। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। बाबूजी के देहांत के बाद क्या हुआ? इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी ख़राब होने लगी। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे वे अब खाली पड़े थे। कहते कि कुछ डिब्बे ऐसे होते थे उनके घर में जिनमें 3-4 लाख के हार, नेकलेस ऐसे ही पड़े रहते थे। परंतु जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो पिताजी की मृत्यु के बाद हम जो है इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर होते गए और वो जो डिब्बे थे हार वाले वो अब खाली हो गए थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है, अर्थात समय सबका एक जैसा नहीं रहता। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। संघर्ष का अर्थ होता है कि जितनी उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, ठीक है। उस संघर्ष के समय में, दौर मतलब समय में, उनकी सबसे बड़ी सहयोगी, सबसे बड़ा कोऑपरेशन उनको कहाँ से मिला था? उनकी माँ से मिला था। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियाँ जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। बेटा इन्होंने पहले ही बता दिया कि वो नवाब फैमिली से थे। तो नवाब फैमिली में जो उनकी माँ थी वो जो है साड़ियाँ डालती थी, उन साड़ियों में हीरे, सोने, चांदी ऐसे ऐसे तारें लगी होती थी, ठीक है। तो पिताजी की मृत्यु के बाद जैसे उनकी गरीबी की स्थिति शुरू हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन साड़ियों को जलाकर उसमें से जो है तारें निकालना शुरू कर दिया, सोने और चांदी की, उनके गुच्छे बनाकर बेचने लगे और अपने घर को पालने लगे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। वो नृत्य करते थे बहुत अच्छा, तो जो जो प्रोग्राम में वो जाते थे वहाँ से भी उनको पैसा मिलता था। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे क्योंकि इतना खाना नहीं होता था घर में।
अम्मा बार बार यही कहा करती थी, उनकी माँ थी जो, वो हमेशा उसे क्या प्रोत्साहन देती थी, कहती थी कि खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले पर अभ्यास जरूर करो। ठीक है, माँ ने हमेशा साथ दिया बच्चे का और कहा कि बेटा बेशक से खाने को चना मिले या ना मिले, अर्थात खाने के लिए एक वक्त की रोटी बेशक से भूल जाओ, परंतु नृत्य की प्रैक्टिस जरूर करनी है, डांस प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगला प्रश्न तनुश्री ने बिरजू जी से किया और पूछा, आपने कथक किससे सीखा? आपको किसने सिखाया था कथक? तो बिरजू महाराज जी अपने उत्तर में कहते हैं कि मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज। कौन थे मेरे गुरु? मेरे पिता, और पिता का नाम क्या था? अच्छन महाराज। और उनके दो चाचा थे, एक का नाम था शंभू महाराज और दूसरे का नाम था लच्छू महाराज। यानी कि जो कथक, यहाँ से हमें क्या साबित कर दिया उन्होंने कि जो कथक का अच्छा नृत्य कर लेता है वो महाराज की पदवी प्राप्त करता है। तो 3 लोग थे इनके घरों में, विरासत से इनको कथक मिला था, अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि मतलब क्योंकि कथक का ही माहौल रहता था, क्योंकि सब कथक डांस करते थे, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, औपचारिक प्रशिक्षण मतलब ऑफिशियल ट्रेनिंग लेने से पहले, अर्थात कि सही में सीखने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था। कुछ मैं वैसे ही सीख गया था, अर्थात मेरी अभी कक्षाएं शुरू नहीं हुई थी कथक की, लेकिन जैसे मैं अपने चाचा को देखता था, पिताजी को देखता था, तो मैं सीख ही गया था थोड़ा थोड़ा तो, और नवाब के दरबार में मैं नाचने भी लग गया था। कथक की तालीम का अर्थ होता है बेटा शिक्षा, तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। कथक की शिक्षा शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा यानी कि ताबीज़ बांधते हैं। ठीक है, जो भी कथक सिखा रहा है तो वो अपने जो शिष्य होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ना एक ताबीज़ बांधते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, शिष्य गुरु को भेंट देता है, भेंट मतलब उपहार देता है कुछ। ठीक है, यानी कि आपने मुझे ताबीज़ बांधा तो मैं आपको कुछ ना कुछ भेंट दूंगा, सहायता करूंगा, आर्थिक सहायता, मतलब आर्थिक रूप से उनको देना या फिर कुछ भी वो दान देते थे। तो जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई, अर्थात जब ये बात आई कि भी अब बिरजू बड़ा हो गया और इसको भी कथक सिखाया जाए, इसको शिक्षा दी जाए, तो गुरु कौन थे? इनके पिताजी थे। तो बाबूजी ने क्या कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा, यानी कि पहले तुम मुझे कुछ ना कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें ताबीज़ बांधूंगा। अब उसके पास तो कुछ है नहीं था, तो अम्मा ने सहायता की। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई, अर्थात मैं नाचने तो जाता ही था ना, तो नाचते हुए जो भी पैसे मिलते थे वो अपनी मम्मी को दे देता था। तो अम्मा ने क्या किया, मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। ठीक है, एक पवित्र रिश्ते का प्रतीक क्या है, ये गंडा, ये ताबीज़। ठीक है, मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है, कह रहे हैं कि मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। पहले क्या होता था कि गुरु ताबीज़ बांधता था और फिर ताबीज़ बांधवाने के बाद वो भेंट लेता था, परंतु मैंने क्या किया, कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है तभी गंडा बांधता हूँ। उनके पापा लोग क्या करते थे कि स्टार्टिंग में ही बांध देते थे, लेकिन मैंने इस रस्म को उल्टा करके क्या किया कि मैं कई सालों तक पहले तो डांस सिखाता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ भी ये मेरा परफेक्ट शिष्य बनने के लायक है तो उसी को ही मैं गंडा बांधता हूँ। तो फिर अगला प्रश्न उनसे किया जाता है तनुश्री के द्वारा, और वो पूछती है, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ूँ या फिर ये काम करूँ, पढ़ूँ या खेलूँ, पढ़ूँ या नृत्य करूँ, क्या क्या करूँ? हम लोग करते हैं ना ये प्रश्न अपने आप से भी, अपने फादर मदर से भी, अपने मम्मी पापा से भी। तो वही बात तनुश्री ने बिरजू जी से पूछी कि क्या पढ़ाई के साथ साथ और दूसरे कामों के साथ साथ संगीत, गाना बजाना और डांस यानी कि नृत्य जारी रखना संभव है? तो बिरजू महाराज जी इसके उत्तर में क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं, यह तो अपने सामर्थ्य मतलब आपकी जितने अंदर आपके शक्ति भरी हुई है, शक्ति पर निर्भर करता है। ये तो आपकी शक्ति पर निर्भर मतलब होता है डिपेंड करता है, आश्रित करता है। मेरी शिष्या
अब बिरजू जी कहते हैं कि मेरी एक शिष्या है, शिष्या मतलब मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, शोभना नारायण। मेरी एक शिष्या है जिसका नाम है शोभना नारायण, वो IAS अफसर है। अब IAS के लिए तो आपको पता ही है कितना पढ़ना पड़ता है ना, तो IAS अफसर है और अच्छी नर्तकी भी है। नर्तकी मतलब अच्छी डांसर भी है वो। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ, अर्थात मैं हारमोनियम भी बजाता हूँ, ठीक है, तबला भी बजाता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ, गाता भी हूँ। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। अब जो जो नृत्य नाटिकाएं होती हैं, अब जो कथक होता है ना बेटा, इसमें ऐसे नहीं डांस करते, इसमें डांस करते करते, नृत्य करते करते कोई ना कोई नाटक भी दिखा दिया जाता है। तो कह रहे कि मैं वो चीज़ें लिखता हूँ कि हाँ इस नृत्य में हम ऐसा नाटक करेंगे, इस नृत्य में हम डांस के द्वारा ये वाला नाटक दिखाएंगे। तो और संगीत भी मैं तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने मुझसे क्या कहा, तुम नौकरी में बट जाओगे, अर्थात तुम नौकरी के जब तुम नौकरी करोगे ना तो तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा डांस के लिए, गाने के लिए, तुम उसमें जो है बट जाओगे, अर्थात तुम जो है नौकरी में बिजी हो जाओगे। तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा, कि तुम्हारे अंदर का नर्तक मतलब होता है डांसर, तुम्हारे अंदर जो डांसर छिपा हुआ है ना वो पूरी तरह से निखर के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि तुम नौकरी करोगे कि डांस करोगे। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ मतलब मजबूती से मैंने ये ठान लिया, क्या ठान लिया, कि महाराज बनना है तो इसके लिए मेहनत भी करनी ही होगी। महाराज अभी मैंने बताया कि जो कथक नृत्य में बिल्कुल पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, पराकाष्ठा मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नृत्य सीख जाता है, वही महाराज की उपाधि प्राप्त करता है। और कहते हैं कि मैंने सोच लिया कि अगर मुझे महाराज बनना है तो मुझे नृत्य सीखना ही होगा, नौकरी करते करते ही मुझे नृत्य सीखना होगा। तो अगला प्रश्न उनसे कौन करता है, आइए देखते हैं। आगे उनसे मानिक पूछता है और कहता है कि कथक की शुरुआत कब हुई, कब आपको लगा कि कथक जो है, ये जो कथक है आप सीखते हो, लेकिन ये कथक शुरू किसने किया था, शुरुआत कब हुई थी। तो बिरजू महाराज जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कथक की परंपरा तो बहुत पुरानी है, ये तो बहुत पुरानी है, महाभारत के आदि पर्व, महाभारत के भी आदि अर्थात आरंभ से, और रामायण में भी इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था, कि रोचक यानी कि मनोरंजक रूप से किसी कहानी को बताना है तो कथक के द्वारा कह दिया जाता था, और तब ये सिर्फ मंदिरों में ही होता था, ठीक है। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। अब यहाँ पर वो अपनी कहानी बता रहा है कि कथक की शुरुआत के बारे में, कहते कि हमारे लखनऊ, ये लखनऊ में थे, ठीक है, लखनऊ घराने के लोग यानी कि लखनऊ के घरों के लोग मूलतः कहाँ थे, बनारस और इलाहाबाद के बीच एक गांव था, कौन सा गांव, हरिया, इसमें रहते थे। और वहाँ पर 989 कथिकों के घर हुआ करते थे, अर्थात 989 कथिक थे जो कि कथक का डांस करते थे, कथक नृत्य करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है वहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, बनारस और इलाहाबाद के बीच में हरिया गांव में। कह रहे हैं कि गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। बैरगिया नाला नाले का नाम है और उसके साथ ही ये कहानी जुड़ी हुई है कथक की। क्या कहानी जुड़ी हुई है, आइए देखते हैं। कहते हैं कि एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे, बैरगिया नाला था ना, उसके पास से एक बार 9 कथिक जो है गुजर रहे थे, जा रहे थे, कि 3 डाकू वहाँ पर आ पहुँचे। अब तीनों डाकुओं को देखकर कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था, कला क्या थी उनके पास, नाचने की, गाने की और बजाने की, इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि भी डाकू आ गया, उन्होंने ना अपना गाना बजाना और डांस करना शुरू कर दिया, और इतना अच्छा नाचते थे कि डाकू भूल ही गए, डाकू भूल गए कि है हमने तो डाका मारना था, और ये भूलकर वो जो है उनके साथ ही मगन हो गए डांस देखने में। तो तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया, कौन सा, बैरगिया नाला जुलूम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर, बैरगिया नाला जुलूम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर।
जब तबला बोले धीन धीन, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन, तब एक एक पर तीन तीन। अर्थात 9 कथिक थे टोटल और एक एक पर यानी कि एक एक चोर पर 3-3 कथिक हावी हो गए थे। ठीक है, पाठ का अगला भाग देखने के लिए जुड़े रहें हिंदी लर्निंग जोन से। मिलते हैं इसी पाठ की अगली वीडियो में थोड़ी देर के बाद।